यहाँ पूरी क्लास एक फिजिकल स्ट्रेंथ एग्जाम दे रही थी। पास होने के लिए सब ने टीचर से स्टिमुलेंट्स खरीदे थे। सब ने, सिवाय हमारे एमसी के, क्योंकि वो इतने महंगे स्टिमुलेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। एग्जाम शुरू होते ही बाकी सभी मुश्किल से 30 पुलअप्स कर पाते हैं, वो भी तब जब उनके पास जादुई वेट रिस्ट बैंड्स होते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यही उनकी लिमिट है। जब एमसी की बारी आती है तो टीचर, जो उससे नाराज है क्योंकि उसने स्टिमुलेंट्स नहीं खरीदे, बदला लेने के लिए उसके ब्रेसलेट्स का वेट कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन ये बात हमारे एमसी को जरा भी नहीं रोक पाती। वो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के आसानी से 100 पुलअप्स कर लेता है, बाकी सबको शर्मिंदा कर देता है। सब हैरान हैं कि ये गरीब लड़का उन सबसे आगे कैसे निकल गया। अब सच्चाई ये है कि जो पहले एक लो रैंकिंग लूजर था, जिस पर बहुत बड़ा कर्ज था, अपनी जिंदगी बदलने की आखिरी कोशिश में उसने एक ऐसे डेमन को बुलाया जो उसे ताकत और दौलत दे सके। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, शैतान से सौदा कभी आसान नहीं होता। वो ये बात तब जानता है जब आसमान से एक बिजली गिरती है और उसी पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद वो एक तेज सिरदर्द के साथ जागता है, क्योंकि उसे अब भी अपना एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना है। जब वो आईने में देखता है तो अपनी ही शक्ल देखकर हैरान रह जाता है। आसमान में मौजूद उस विशाल सफेद पेड़ की तरफ देखते हुए वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी एक रहस्यमयी अस्तित्व उसे बधाई देता है कि उसने उसे सफलतापूर्वक बुलाया है और बदले में उसे 3 विशेष पूरी करने का अधिकार देता है। यह सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर समझता है कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गया है। शुरुआत में उसे लगता है कि जैसे वो किसी इसेकाई कहानी का हीरो बन गया है और सामने तैरती वो किताब कोई विश ग्रांटिंग गोल्ड फिंगर है। लेकिन 3 विशेष उसे कम लगती हैं, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चालाकी से पहली रिक्वेस्ट में ही 10 विशेष मांग लेता है। ये सुनते ही वो डेमोनिक किताब उत्साहित हो जाती है, क्योंकि उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि ये उसका असली बुलाने वाला नहीं है। वो अपने असली रूप में बदल जाती है और समझाती है कि उसने उस शरीर की असली आत्मा को खा लिया था और अब उसे अपने कंट्रोल में करना था। हमारा लड़का डर और कंफ्यूजन में डूब जाता है, जबकि वो दानव उसका सच बताता है कि वो असली दुनिया में नहीं, बल्कि एक गलत दुनिया में भेज दिया गया है। वो वहां से जितनी तेजी से हो सके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेमन अपनी उंगलियां चटकाता है और अगले ही पल जो का पूरा शरीर आग की लपट्टों में घिर जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बारे में सोचने भर से ही उसे अनंत नर्क जैसी सजा झेलनी पड़ती। उसकी दर्दनाक चीखें सड़कों पर गूंजती हैं। डेमन मुस्कुराता है और सोचता है कि अब इस बकवास को खत्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि यह लड़का वाकई में उतना ही बेकार है जितना उसने सोचा था। तभी हमारा प्रोटैगोनिस्ट, जो एक कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आता है, के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं माना जाएगा अगर डेमन की सजा ही उसे उसका हिस्सा पूरा करने से रोक दे। एक इंसान को यूं तर्क करते देख डेमन थोड़ा हैरान हो जाता है, जो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तेरे बस में होता तो तू अब तक मेरा शरीर जबरदस्ती ले चुका होता। यह सब तो बस मेरी विल पावर की परीक्षा थी और मैंने खुद को काबिल साबित कर दिया। उसकी ये डरावनी हिम्मत देखकर डेमन जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, तू पहला इंसान है जिसने शैतान से खुद सौदा करने की सोच रखी। अचानक जो को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल जाता है। डेमन उससे कहता है कि अगर वो अपनी एक विश पूरी कर ले तो उसे नई जिंदगी दी जाएगी। लेकिन चालाक, जो अपनी पहली विश में ही कहता है, मुझे 1000 और विशेष चाहिए। डेमन तंज कसता है कि अब तो तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि तू लगभग मर ही चुका है। मजबूरी में जो अपनी आत्मा दांव पर लगाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अगली सुबह आखिरकार वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। उसे देखकर लगता है जैसे वो पूरी रात किसी नशेड़ी की तरह कुत्तों से भागता फिरा हो। उसका नया बॉस यानी डेमन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही गायब हो चुका था। वो मन ही मन सोचता है, कोई बात नहीं, अब तो मैं वैसे भी इसका गुलाम हूं। अपार्टमेंट में दाखिल होते ही उसे एहसास होता है कि जगह पूरी तरह बर्बाद पड़ी है और वहां कोई नहीं है। अचानक उसकी नजर एक खून से साइन की हुई देनदारी की पर्ची पर जाती है। वो उसे उठाता है और बुदबुदाता है, आखिर मेरी फैमिली के साथ क्या हो गया है। उसी वक्त पीछे से एक जोरदार आवाज आती है और फिर एक मेटल बैट उसके सिर के पीछे जोर से लगती है, जो दर्द से कराह उठता है। सामने खड़ा बदतमीज आदमी
उसे चिल्लाकर कहता है कि उसने उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। उसका साथी उसे रोकते हुए कहता है, उसे मार मत देना, याद रख वो एक ऑरेकल है, कहीं खतरनाक निकला तो। भ्रमित और गुस्से में भरा हमारा हीरो पूछता है, तुम लोग आखिर हो कौन? सामने वाला सुनहरे बालों वाला लड़का मुस्कुराता है और जवाब में उसके सीने पर जोरदार लात मारता है। वो उस पर चिल्लाता है, वो बेवकूफ औरत कहां है? तेरी मां। वो आगे बोलता है, तेरी जैसी मूर्ख मां, जो अपने निकम्मे बेटे का कर्ज उतारते उतारते खुद को जला डालेगी, कभी नहीं समझेगी कि तू हमेशा कचरा ही रहेगा। तू और तेरी मां दोनों ही सांस लेने की बर्बादी हो। इतना सुनते ही जो कि दिमाग में बचपन की यादें कौंध जाती हैं। वो वक्त जब उसने अपनी मां से कहा था कि वो अब हारने वाला नहीं बनना चाहता। उसे एक डरावना सपना आया था, जिसमें उसकी मां लगातार मेहनत करती रही, यहां तक कि थक कर मर गई। उसे दिल के गहरे में डर था कि कहीं वो सच में ऐसा दिन न देख ले। उसने मां से पूछा था, अगर मैं कभी ओरेकल नहीं बना तो फिर क्या होगा? उसकी मां मुस्कुराई और बोली, चिंता मत कर, चाहे दुनिया उड़ जाए बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। बस खुद पर भरोसा रख। वो याद अचानक उसे आग की तरह भड़का देती है। वो गुस्से में भरकर बिजली की गति से पंच मारता है, सीधा उस सुनहरे बालों वाले आदमी के चेहरे पर। वो बदमाश हवा में उड़ जाता है, जबकि उसका साथी हैरान होकर चिल्लाता है, रुक जा, उसे मार मत डाल। लेकिन तभी वह देखता है, उसका साथी हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरता है। थोड़ी देर बाद जब धूल छुटती है तो सुनहरे बालों वाले की हालत इतनी बुरी होती है कि अब प्लास्टिक सर्जरी भी उसका चेहरा नहीं बचा सकती। बाकी दोनों आदमी उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उस बच्चे का पूरा ऑनरा बदल गया है, जैसे उसने उसी वक्त कोई ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया हो। हमारा लड़का अब बर्फ सी ठंडी नजर से उनकी तरफ देखता है और कहता है, अपनी गंदी जुबान बंद रखो। गुस्से में तिलमिलाया गुंडा अपने साथी जून से कहता है, इस ई रैंक वाले डीठ को आज सबक सिखाते हैं। पैर तोड़ो इसके। जो तुरंत समझ जाता है कि वो उसकी पावर की बात कर रहे हैं और सोचता है कि शायद उनका लेवल उससे कहीं ऊपर है। जैसे ही जून ऊपर से लोहे की पाइप झुलाता है, जो कि आंखों में वो हरकत स्लो मोशन में बदल जाती है। वो हल्के से झुकता है और अगले ही पल उसके पीछे आकर घुटने से उसके चेहरे को छूता है, एक इतनी हल्की लेकिन खतरनाक वार के साथ। उसकी जबरदस्त किक सीधा उस बदमाश को उड़ाकर फेंक देती है। तभी उसका पार्टनर पीछे से हमला करता है, दिमाग में यही सोचते हुए कि ये एक मामूली ई रैंक वाला इंसान इतना फास्ट कैसे हो सकता है। वो मानता है कि जो उसे देख नहीं पाएगा, इसीलिए उसकी रीब्स तोड़ने के इरादे से वार करता है। लेकिन अगले ही पल खुद उसकी पसलियां छटक पड़ती हैं, क्योंकि जो ने उसे राउंडहाउस किक से उड़ा दिया था। वो आदमी कूड़े की तरह बाहर जा गिरता है और कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। डर के मारे वो रहम की भीख मांगता है और कहता है, मैं तो बस लेनू के ऑर्डर्स पर आया था, लोन का पैसा वसूलने। ये सुनकर जो ठंडे लहजे में कहता है, जाके अपने बॉस से कह देना, उसका पैसा टाइम पर मिल जाएगा। अब दफा हो जा मेरी लाइफ से और दोबारा नजर मत आना। उन गुंडों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कांपते हुए डोर की तरफ भागते हैं और इमीडिएटली बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर की साइलेंस के बाद जो आसमान की ओर देखकर पूछता है, हे डीमन, तू यहां है ना? कोल्ड फिंगर उसकी बातें सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि इतना नॉविस इंसान उसकी प्रेजेंस फील कैसे कर गया। जो कहता है कि उसे अपने बॉडी में किसी स्ट्रेंज पावरफुल एनर्जी का एहसास हुआ। डीमन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरी हेल्प के लिए थैंक्स कहना चाहिए। जो एक्साइटेड होकर बोलता है, बॉस, अब अगर तेरी पावर ले लूं तो मुझे किसी से डरने की नीड नहीं। यह सुनकर गोल्डफिंगर इरिटेट हो जाता है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंसान का यह सोचना कि वो उस ताकत को हैंडल कर सकता है जिससे वो खुद कुछ सेकंड्स में मर सकता है, उसकी स्टूपिडिटी है। जो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तो फिर बॉस, अगर मैं इतना वीक हूं तो तू मेरी विशेष कैसे पूरी करेगा? डीमन कहता है, तू स्ट्रांग बनेगा, लेकिन ये टाइम के साथ होगा, जब तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। करंटली मेरी पावर यूज करने की ट्राई मत करना। जो ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन गोल्डफिंगर अंदर ही अंदर सोचता है, ये इंसान इतनी इजीली मेरी पावर को हैंडल कैसे कर गया? क्या ये वही है, मेरा लॉस्ट पार्टनर? फिर जो पूछता है, तो बॉस, अब सेकंड विश के बारे में क्या? मुझे आगे क्या करना चाहिए? डीमन लेजिली कहता है, कुछ मत सोच, जो माइंड करे वो कर। जो डीप सांस लेते हुए सोचता है
कि इस न्यू वर्ल्ड के बारे में उसे अभी बहुत कुछ लर्न करना है और लगता है कि उसके इस न्यू बॉडी में कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। वो पॉकेट से जो का फोन निकालता है ताकि उसके पास लाइफ के बारे में कुछ पता चल सके। वो नोटिस करता है कि उसके फैमिली की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो उसकी सिस्टर का मैसेज खोलता है, वो कंप्लीटली स्पीचलेस रह जाता है। उसकी सिस्टर ने कुछ टाइम पहले ही उसे मैसेज किया था, जल्दी आ जाओ, माँ कोमा में चली गई हैं। वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। डोर को जोर से खोलते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। रूम के अंदर एक गर्ल, जो शायद उसकी सिस्टर है, अपनी मदर के बेड के पास बैठी है, वरीज में डूबी हुई। वो कुछ मोमेंट्स के लिए रुक जाता है। रूम का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली हैवी और अनकंफर्टेबल है, शायद क्योंकि उसने अपनी सिस्टर के कॉल्स और मैसेजेस पहले इग्नोर कर दिए थे। वो स्लोली उसके पास जाता है और बेड पर लेटी उस वुमन को देखता है जो उसकी मदर होनी चाहिए। वो शॉक्ड रह जाता है। उसकी कंडीशन इतनी बैड है कि वो अपनी मेमोरीज में मौजूद मदर से कंप्लीटली डिफरेंट नजर आती है। वो खुद से पूछता है, क्या ये सब जो की वजह से हुआ? गिल्ट से भरे फेस के साथ वो सिस्टर से कहता है, सॉरी मैं लेट आया। मदर कैसी हैं? उसकी सिस्टर कोल्ड स्माइल के साथ मुड़कर कहती है, अब कौन सा न्यू एक्सक्यूज सुनाने आए हो? वो उसके पुराने एक्सक्यूजेस गिनाने लगती है। ट्रेनिंग में था, टीमन समन कर रहा था, ब्ला ब्ला। फिर सडनली वो एक्सप्लोड हो जाती है। तुझे इतनी करेज नहीं हुई कि मदर को एक बार देखने आ जाए? वो कोमा में पड़ी है क्योंकि उन्होंने तेरा लोन चुकाने के चक्कर में खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया। जो साइलेंटली खड़ा रह जाता है जब वो कहती है, मां लगभग मर गई थी क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए पैसे नहीं बचे थे। सब तेरे नेवर एंडिंग लोन्स में चला गया। अपना सारा एंगर निकालने के बाद उसकी सिस्टर उसे एक कार्ड पकड़ाती है और कहती हैं, इसमें तेरे अगले 6 महीने के खर्च हैं। अब से मदर की केयर मैं खुद करूंगी। जो पसीने पसीने होते हुए कहता है, इसका मतलब क्या है? वो काल्म वॉइस में जवाब देती है, इसका मीनिंग है, तू अब मेरे लिए मर चुका है। बाहर निकलते ही गोल्ड फिंगर उसकी फीलिंग्स को फील करता है। वो पूछता है, उस ह्यूमन गर्ल के वर्ड से तुझे इतना पेन क्यों हुआ? फिर कहता है, ये सब तूने नहीं किया था, इसलिए खुद को ब्लेम मत दे। लेकिन जो जानता है, उसकी सिस्टर ने उसे उसी की याद दिला दी, वो जो कभी खुद ऐसी ही मिस्टेक कर चुका था। डीमन लाफ करता है और कहता है, प्लान से भटकना मत, ह्यूमन। लर्न ले, पावर ही आंसर है। ये सुनते ही जो पूछता है, तो क्या स्ट्रांग बनकर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? डीमन काम टोन में जवाब देता है, अगर तू सच में प्रूव कर सका कि तेरे भीतर पोटेंशियल है, तो हां, सब सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही जो के भीतर एक न्यू डिटर्मिनेशन जाग उठती है। वो डिसाइड कर लेता है, अब उसकी रियल ट्रेनिंग शुरू होगी। उधर नाइट को एक नाइट क्लब में लोन रिकवरी गैंग का बॉस अपनी सेक्रेटरी से कहता है, अपनी टीम को हिला दो, हमारे क्लाइंट्स ज्यादा वेट नहीं करेंगे। लेकिन उसकी सेक्रेटरी हेजिटेट करते हुए कहती है, सर, हमारे 3 लोगों को एक स्टूडेंट ने ही डिफीट कर दिया है। रूम में कंप्लीट साइलेंस फैल जाता है।